नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो कि बिहार से सामने आ रही है, जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक होगी। बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये बैठक समझी जा रही है। चुनावी साल होने के कारण कैबिनेट की बैठक और भी ज्यादा अहम हो जाती है। तो देखिए, आज कैबिनेट की बैठक होगी। सुबह 10:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है कैबिनेट की इस बैठक के लिए। माना यह जा रहा है कि आज सीएम नीतीश कुमार अहम फैसला ले सकते हैं। पिछले सप्ताह में सीएम नीतीश कुमार ने कैबिनेट की 2 बैठकें ली थी, जहां पहली बैठक मंगलवार को हुई थी तो वहीं दूसरी बैठक शुक्रवार को हुई। दोनों बैठकों में सीएम नीतीश कुमार ने बिहार को कई बड़ी सौगात दी। पिछले हफ्ते शुक्रवार को बुलाई गई कैबिनेट की बैठक में सीएम नीतीश ने महिलाओं को बड़ी सौगात दी थी। सीएम नीतीश कुमार ने महिला रोजगार योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत महिलाओं को अपना स्वरोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता की जाएगी। इसको लेकर अब गाइडलाइन भी जारी हो गई है। वहीं आज एक बार फिर कैबिनेट की बैठक होनी है। चुनावी साल होने के कारण कैबिनेट की बैठक अहम मानी जा रही है। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता मोहम्मद दानिश हमारे साथ जुड़ गए हैं। दानिश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? कैबिनेट की बैठक, किन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा आज? जी उन्नति, देखिए ये आज बैठक जो है सुबह 10:30 बजे मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हॉल में होगा और इसका अध्यक्षता जो है सीएम नीतीश करेंगे। और साथ ही साथ जो है आचार संहिता लागू होने से पहले जो है सीएम नीतीश जो है बिहार के लोगों को बड़ी बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। पिछले शुक्रवार की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें महिलाओं को लेकर जो है बड़ी सौगात दी गई थी और सीएम नीतीश ने जो है महिला को रोजगार योजना का शुरुआत किया था, जिसके तहत महिला को अपना स्वरोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता की जाएगी। इसी को लेकर जो है आज फैसला किया जा सकता। वही 26 अगस्त को जो कैबिनेट की बैठक हुई थी तो मुख्यमंत्री ने निवेश और रोजगार के लिए जो है बड़े ऐलान किए थे, जिसमें 1,000 करोड़ रुपए का निवेश और उद्योगपतियों को 25 एकड़ मुफ्त जमीन और जबकि 100 करोड़ निवेश कर 1,000 लोगों को रोजगार देने वाले को 10 एकड़ जमीन मुफ्त देने का निर्णय लिया गया था। तो इसीलिए जो है चुनावी साल है, तो इसमें जो है आज ये बैठक अहम माना जा रहा है और इसमें जो है लग रहा है जो अभी तक जो जानकारी आ रही है, जो इसमें जो महिलाओं को लेकर और युवाओं को लेकर जो है आज अहम फैसले लिए जा सकते हैं। बिल्कुल। और देखिए, चुनावी साल है और क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा वोटर अधिकार यात्रा निकालकर विपक्ष किस तरीके से हमलावर भी रहा, ऐसे में एसआईआर का मुद्दा क्योंकि बहुत ज्यादा उठाया जा रहा है, क्या उसकी भी चर्चा हो सकती है इस बैठक में? देखिए उन्नति, अभी तक जो जानकारी निकल के आई है इसमें जो महिलाएं और युवाओं के लिए बैठक है। मगर ये देखने वाली बात होगी कि क्या इसमें एसआईआर के मुद्दे को लेकर जो है कैबिनेट में कुछ हलचल बात होती है कि नहीं होती है। और अभी तक जो है वो रोजगार और इस पर ही अभी कैबिनेट की ये चल रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए दानिश। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का, जहां योगी कैबिनेट की मीटिंग आज। कैबिनेट के सामने संभल मामले की रखी जाएगी रिपोर्ट। कई अहम फैसलों पर लगेगी मोहर। नई निर्यात नीति को मंजूरी दिलाई जाएगी। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता दें, कई अहम फैसलों पर मोहर लगेगी। नई निर्यात नीति को मंजूरी दिलाई जाएगी। कैबिनेट की आज खास बैठक है और सीएम योगी इसकी अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे। संभल मामले की न्यायिक आयोग की रिपोर्ट कैबिनेट के समक्ष रखी जाएगी। योगी कैबिनेट की मीटिंग में उत्तर प्रदेश की नई निर्यात नीति को मंजूरी दिलाई जाएगी। इसके अलावा पैतृक संपत्ति का बंटवारे के लिए रजिस्ट्री अब 5,000 रुपए के शुल्क पर किए जाने संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी दिलाई जाएगी। इसके साथ ही संभल मामले, जो कि बहुत ही ज्यादा विशेष है, उसकी न्यायिक आयोग की रिपोर्ट भी कैबिनेट के समक्ष रखी जाएगी। तो वहीं आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के हितों के संरक्षण व उन्हें शोषण से बचाने के लिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा नियम के गठन को भी मंजूरी दिलाई जाएगी। नई निर्यात नीति 5 साल के वर्ष 2030 तक के लिए होगी। इसमें टैरिफ वार को देखते हुए यूपी के निर्यातकों और कारोबारियों के लिए खास रियायतों का प्रावधान होगा। इसके अलावा योगी कैबिनेट मीटिंग में नगर विकास विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दिलाई जाएगी। इसके तहत कानपुर और लखनऊ के लिए 100 ई बसें खरीदी जाएंगी। उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के तहत विभिन्न कंपनियों को लेटर ऑफ कंफर्ट जारी करने संबंधी प्रस्तावों को भी मंजूरी दी जाएगी। स्टाम्प विभाग को सरकारी विभाग घोषित करने का औपचारिक प्रस्ताव कैबिनेट से पास कराया जाएगा। अपडेट ले लेते हैं, हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। आनंद, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, खास बैठक है और कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिलेगी आज इस बैठक के जरिए।
आज बिल्कुल देखिए 11 बजे लोक भवन में ये कैबिनेट की अहम बैठक होनी है और तमाम उसमें मुद्दे रहने वाले हैं, चाहे जिसका आपने जिक्र किया, चाहे आउटसोर्सिंग से जुड़ी नीति का मामला हो, चाहे नई निर्यात नीति का मामला हो, या जो पैतृक संपत्ति के बंटवारे को लेकर स्टाम्प शुल्क जो लगता है उसको निर्धारित करने किए जाने का मामला हो, तमाम ये मुद्दे हैं। लेकिन जो सबसे अहम मुद्दा रहने वाला, जिस पर सबकी निगाहें होंगी, वो जो संभल हिंसा की न्यायिक रिपोर्ट, जांच रिपोर्ट जो सामने आई थी अभी कुछ दिन पहले ही, जिसमें तरह तरह की चीजें निकल कर सामने आई थी, जिसको लेकर काफी हो हंगामा भी मचा था। माना जा रहा है वो रिपोर्ट भी आज चर्चा के लिए कैबिनेट के सामने रखी जाएगी। ये संभल हिंसा की जो रिपोर्ट थी, इसको लेकर काफी गहमा गहमी रही थी। इस रिपोर्ट में जो सबसे खास बात थी, उसमें बताया गया था कि किस तरह आजादी के बाद से संभल की डेमोग्राफी में व्यापक रूप पर एक बड़ा बदलाव देखा गया था। इसको लेकर काफी हो हंगामा हुआ था। तो ये तमाम चीजें हैं जो आज की कैबिनेट बैठक का हिस्सा होंगी। लेकिन ये माना जा रहा है कि जो सबसे अधिक जिस पर चर्चा होगी, जिस पर सबसे अधिक सबकी निगाहें होंगी, वो संभल हिंसा की जो न्यायिक रिपोर्ट जिसको आज रखा जाएगा कैबिनेट के सामने, वो असल मुद्दा रहने वाला है। बिल्कुल। और देखिए, क्योंकि संभल के साथ साथ निर्यात नीति पर भी चर्चा होगी। क्या होगी निर्यात नीति, किस तरीके से बदलाव देखने को मिलेगा इसमें? बिल्कुल देखिए, जो टैरिफ लगाया गया है अमेरिका की तरफ से 50% का टैरिफ ऊपर थोपा गया भारत के ऊपर, उसको लेकर जरूर इसमें बैठक में चर्चा हो सकती है। क्योंकि जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, एक जो एमएसएमईज है उत्तर प्रदेश की, वो बड़ी हजारों की लाखों की संख्या में एमएसएमईज है उत्तर प्रदेश में। कालीन उद्योग हो, पीतल का उद्योग हो, या तमाम जो कानपुर पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, तमाम जो उद्योग है उत्तर प्रदेश को, उनको किस तरह से इस टैरिफ के वार से बचाया जाए, टैरिफ की जो नीति है उससे उनको संरक्षित किया जाए, ताकि जो छोटे उद्योग हैं उनको किसी तरह का नुकसान न पहुंचे। इसको लेकर भी कैबिनेट बैठक में चर्चा की जाएगी, ऐसा माना जा रहा है। और ये टैरिफ नीति अब कब तक चलेगी, कब तक भारत और अमेरिका के बीच झगड़ा बना रहेगा, इसके ऊपर निर्धारित है। लेकिन सरकार को क्या ये जिम्मेदारी है कि जो एमएसएमई सेक्टर से जुड़े करोड़ों की संख्या में लोग हैं, उनको किस तरह से संरक्षण दिया जाए, उनकी आजीविका को किस तरह से बचाया जाए, इसको लेकर ये मंथन जरूर होगा इस बैठक। ठीक है, नजर बना के रखिएगा इस बैठक पर। बहुत शुक्रिया आनंद आपका तमाम जानकारी के लिए। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का, जहां सीएम साय ने की है समीक्षा बैठक, जहां बस्तर और दंतेवाड़ा बारिश और बाढ़ से बेहाल है। सीएम साय ने दंतेवाड़ा में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात भी की है। दंतेवाड़ा और बस्तर में बाढ़ से करोड़ों का नुकसान का अनुमान है, तो सीएम साय ने आपदा प्रबंधन को लेकर निर्देश दिए हैं। तो सीएम साय ने राहत और स्वास्थ्य शिविर का निरीक्षण किया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ का बस्तर और दंतेवाड़ा बारिश और बाढ़ से बेहाल है इस वक्त, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर संभाग के बाढ़ प्रभावित जिलों दंतेवाड़ा और बस्तर का हवाई सर्वेक्षण एवं जमीनी निरीक्षण किया है। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन भी किया है और राहत एवं पुनर्वास कार्यों की प्रगति की जानकारी ली है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि बाढ़ से प्रभावित प्रत्येक परिवार तक समय पर सहायता पहुंचाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए सभी स्तरों पर संवेदनशीलता और तत्परता आवश्यक है। मुख्यमंत्री साय दंतेवाड़ा के चूड़ी टिकरा वार्ड में बनाए गए अस्थायी राहत शिविर पहुंचे, जहां उन्होंने बाढ़ प्रभावित परिवारों से भेंट कर उनकी समस्याओं को सुना। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। उन्होंने प्रशासन को निर्देशित किया कि शिविरों में पर्याप्त भोजन, स्वच्छ पेयजल और सुरक्षित आवास की व्यवस्था निरंतर बनी रहे। इसके बाद सीएम ने स्वास्थ्य शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने मेडिकल टीम से दवाइयों की उपलब्धता, डॉक्टरों की तैनाती और मरीजों को दी जा रही प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री ने प्रभावित परिवारों से सीधे संवाद करते हुए यह भी पूछा कि क्या वे प्रशासन की मदद से संतुष्ट हैं। प्रभावितों ने जिला प्रशासन के त्वरित सहयोग पर संतोष व्यक्त किया है। और अब खबर उत्तराखंड से, जहां बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। बारिश भूस्खलन से थर्राया उत्तराखंड। तेज बारिश और भूस्खलन से कई इलाकों में हालात बिगड़े हैं। दरकते घर, टूटी सड़कें और स्कूल बंद, ये मंजर इस वक्त है। तो चारधाम और हेमकुंड साहिब यात्रा 5 सितंबर तक स्थगित। आज भी भारी बारिश का हाई अलर्ट। तो 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड फिर से आपदा की मार झेल रहा है। तेज बारिश और भूस्खलन से कई इलाकों में हालात बिगड़ गए हैं। नंदानगर और बड़कोट में मकानों में दरारें पड़ने से लोग दहशत में हैं। तो रुद्रप्रयाग में बोल्डर गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है। हालात को देखते हुए सरकार ने चारधाम और हेमकुंड साहिब यात्रा को 5 सितंबर तक स्थगित कर दिया है। वहीं नदियों का बढ़ता जलस्तर और स्कूलों की छुट्टी राज्य भर में चिंता बढ़ा रही है। उत्तराखंड में मंगलवार को भी 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।
दून एवं उत्तरकाशी जिले में रेड अलर्ट और रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी और बागेश्वर जिलों में ऑरेंज अलर्ट रहेगा। बारिश के अलर्ट को देखते हुए 10 जिलों में स्कूलों में मंगलवार को छुट्टी घोषित कर दी गई है। इनमें चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, पौड़ी, नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर, यूएस नगर और चंपावत शामिल है। तेज बारिश से उत्तरकाशी के बड़कोट में भूस्खलन सक्रिय हो गया है। वार्ड नंबर 7 स्थित सरुखेत, बेकरी और तिलाड़ी रोड पर कई जगहों पर भूस्खलन हुआ है, जिससे लोग दहशत में आ गए हैं। एसडीएम ब्रजेश तिवारी ने बताया कि 6 मकान खाली कराए गए हैं। गौरतलब है कि वर्ष 2010 और 13 में इसी क्षेत्र को भूस्खलन के चलते संवेदनशील घोषित किया गया था। तो सहसपुर के चोरखाले में 6 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता सतीश कोठारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? क्या तस्वीरें इस वक्त बनी हुई हैं? प्रशासन किस तरीके से मुस्तैद है ग्राउंड जीरो पर? देखिए, मैं बात करूं, उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है और कई दिनों से हो रही है। लगातार जो है उत्तराखंड में भूधसाव हो रहा है। जगह जगह लोग सड़कें धंस रखे हैं, लोगों के मकान धंस गए हैं। जगह जगह ये स्थिति आ गई कि जनजीवन बिल्कुल ही अस्त व्यस्त हो गया है। क्यों, जिसको जो जहां है वो वही थम गया है, क्योंकि उत्तराखंड में इस समय बारिश और आने वाले कुछ दिनों तक है, ये नहीं कि अब खत्म हो गया, आने वाले कुछ दिनों तक के लिए भी ये कहा गया है कि बहुत ज्यादा दहशत भरा है। हर जगह, हर जिले में रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है और आने वाले 5 तारीख तक के लिए 4 धाम यात्रा भी बिल्कुल स्थगित कर दी गई है। क्योंकि मैं बात करूं, अभी उत्तराखंड में तो ऋषिकेश से आगे रोडवेज की बसें तक नहीं जा रही, प्राइवेट बसें बहुत मुश्किल से एक आध बसें जा रही है। स्थितियां बहुत ज्यादा, जो बहुत इमरजेंसी हो रही तब जाके आगे भेजा जा रहा है। ऋषिकेश में भी ये स्थितियां बनाई गई है कि ऋषिकेश से आगे बिल्कुल पुलिस वाले लगे हुए हैं कि आगे न जाएं और हर जगह सचेत कर दिया गया है कि इस समय स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है और उत्तराखंड में इतना ज्यादा भूधसाव हो रहा है कि जहां कभी नहीं हुआ था वो इस बार भूधसाव हो रहा है। ऐसी ऐसी जगहों पे भूधसाव हो रहा है। 4 धाम रूट की बात करूं मैं तो जगह जगह जो है, चाहे मैं सरोबगढ़ की बात करूं, मैं तोता घाटी की बात करूं, मैं चाहे कमेड़ा की बात करूं, बहुत सारी जगहों पे भूधसाव हो रहा है। गांव के गांव खाली करवा दिए गए हैं और आगे 5 तारीख तक के लिए यही चेतावनी है कि कोई भी इस ऐसी जगहों पे न जाए जहां पे कोई खतरा हो। जो जहां है वहीं पे रुके और जहां जहां इस तरीके की घटनाएं आ रही हैं वहां सारी जगह खाली करवाई जा रही है। और शासन प्रशासन की बात करूं मैं तो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम, सारी पीडब्ल्यूडी की टीम, सारी टीमें लगी हैं। पुलिस विभाग जो है जगह जहां नाले खाले हैं वहां बार बार घोषणाएं कर रहा है, वहां अलॉटमेंट कर रहा है कि जो यहाँ से दूर रहें, यहाँ जो है कभी भी जलस्तर बढ़ सकता है। तो ये लगातार जो है इस तरीके की गतिविधियां शासन प्रशासन की तरफ से चल रही और बहुत ही ज्यादा जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। जी बिल्कुल। अब देखिए, युद्ध स्तर पर लगातार राहत बचाव कार्य वहां पर चल रहे हैं, नजर बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया सतीश आपका। और अब खबर गुरुग्राम से सामने आ रही है, जहां गुरुग्राम में भारी जल भराव। गुरुग्राम में मूसलाधार बारिश से सड़कें तालाब बनी हैं। गुरुग्राम के तमाम इलाकों में भारी जल भराव। शहर के कई हिस्सों की सड़कें नदियों में तब्दील हुई हैं। गुरुग्राम का ड्रेनेज सिस्टम जिला प्रशासन के दावों की पोल खोल रहा है। तो दिल्ली एनसीआर में जारी मूसलाधार बारिश के बाद भारी जल भराव। तो मौसम विभाग ने आज भी दिल्ली एनसीआर में रेड अलर्ट जारी किया है। तो साइबर सिटी गुरुग्राम में मूसलाधार बारिश से सड़कें तालाब बन गई हैं और सड़कों पर लंबा जाम लग गया है। पूरे शहर का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। द्वारका एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन में भारी जलभराव से सर्विस लेन को बंद किया गया है। गुरुग्राम में हुई मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर जिला प्रशासन की ड्रेनेज व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। तस्वीर गुड़गांव के मॉडल टाउन इलाके की है, जिसे मॉडल तकनीक के आधार पर बसाया गया था और दावे किए गए थे कि यह इलाका शहर की तमाम सुख सुविधाओं से सुसज्जित रहेगा। लेकिन तस्वीर कुछ और ही बयां कर रही है। इस बरसात से जहां आम आदमी को झुलसाती गर्मी से राहत मिल रही है, तो वहीं बारिश से लोगों का आम जनजीवन का जो आवागमन है वो प्रभावित हो रहा है और लोग परेशान हो रहे हैं। तो देखिए, और अब खबर मुंबई से, जहां मराठा आरक्षण आंदोलन पर कोर्ट सख्त हुआ है। तो देखिए, उससे पहले
ये खबर आपको बता रहे हैं, आंदोलन के कारण पूरा मुंबई शहर ठहर सा गया है। तो ये बड़ी खबर, जहां आजाद मैदान में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर जरांगे। आंदोलन के कारण पूरा मुंबई शहर ठहर सा गया है। पूरे मुंबई में प्रदर्शनकारियों की वजह से जाम लगा है। मराठा प्रदर्शनकारियों को बॉम्बे हाईकोर्ट का निर्देश है, मंगलवार शाम 4 बजे तक मुंबई की सड़कें खाली करें। हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है। सिर्फ एक दिन के आंदोलन की अनुमति ली गई थी। आरक्षण स्थल पर तीसरे दिन भी मनोज जरांगे डटे हुए हैं और इसी को लेकर हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मराठा आरक्षण आंदोलन पर चिंता भी जताई है। हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा है कि कार्यकर्ता मनोज जरांगे के नेतृत्व में मराठा आरक्षण आंदोलन के कारण पूरा शहर ठहर गया है और यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण नहीं है और इसमें सभी शर्तों का उल्लंघन किया गया है। हाईकोर्ट ने मुंबई में सामान्य स्थिति बहाल करने का आग्रह किया और जरांगे और उनके समर्थकों को हालात सुधारने और मंगलवार दोपहर तक सभी सड़कें खाली करने का अवसर दिया। इस मामले में आज फिर सुनवाई होगी। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह आंदोलन शांतिपूर्ण नहीं है। जरांगे और अन्य प्रदर्शनकारियों ने नियमों का उल्लंघन किया है। उन्हें आजाद मैदान में शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति दी गई थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। दरअसल जरांगे 29 अगस्त से आजाद मैदान में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनकी मांग है कि मराठा आरक्षण को अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के तहत 10% आरक्षण दिया जाए। उनके समर्थकों का कहना है कि जरांगे ने सोमवार से पानी पीने भी बंद कर दिया है। हाईकोर्ट ने मुंबई में सामान्य स्थिति बहाल करने का आग्रह किया है। उन्होंने जरांगे और उनके समर्थकों से कहा है कि वे हालात को सुधारें और मंगलवार दोपहर तक सभी सड़कें खाली कर दें। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता सरजीत सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सरजीत, क्या कुछ जानकारी मिल रही है हाईकोर्ट के आदेश के बाद? क्या हलचल ग्राउंड जीरो पर, क्योंकि लगातार मनोज जरांगे डटे हुए हैं प्रदर्शन के लिए? जिस तरह से मनोज जरांगे का आज 5वां दिन है, अनशन पे हैं और जिस तरह से कानून के नियमों का पालन नहीं किया गया है, ऐसा बॉम्बे हाईकोर्ट का कहना था। हालांकि इस पे सख्ती भी अपनाई गई है। मुंबई के जो आजाद मैदान के बाहर जो सीएसटी स्टेशन है, वहां पर लगातार कई कार्यकर्ता वहां पे जमे हुए थे, लेकिन आज सुबह मुंबई पुलिस ने सभी को वहां से हटा दिया है और 12:30 बजे तक पूरे जहाँ पे सड़कों पे जो जाम लगाए गए थे, सीएसटी स्टेशनों पे कार्यकर्ता वहां पे जाम लगाए थे, उन्हें हटाने का आदेश दिया गया था। तो पुलिस सख्ती से पेश आकर सभी को हटाने का जो काम है वो कर रहा है और आज सुनवाई है 3 बजे दोपहर के बाद। मराठा आरक्षण को लेकर फिर सुनवाई होगी और वहीं उस पे सरकारी वकील की तरफ से भी अपील की गई है, क्योंकि इसमें जिस तरह से आरक्षण की मांग को लेकर जो हड़ताल की जा रही है, और एक दिन की हड़ताल थी, अब जो 2 दिन जो एक्स्ट्रा किया गया है वो पूरी तरह से नियमों का पालन नहीं किया गया है। और वहीं मनोज जरांगे की टीम की तरफ से मुंबई के आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में एक अपील की गई है, लेटर दिया गया है ताकि आजाद मैदान में और दिन प्रदर्शन करने की अनुमति दी जाए। लेकिन मुंबई पुलिस ने कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें नोटिस दिया है, तो आज कोर्ट के आदेश के पालन किया जाएगा और देखना है कि मनोज जरांगे को आगे सरकार की तरफ से अनशन करने का आदेश मिलता है या नहीं। लेकिन पूरी तरह से सड़कें पूरी जाम थी। अब मुंबई पुलिस की जो टीम है वो वहां पे सड़कों पे खाली कराई गई है, लेकिन मराठा कार्यकर्ता और भी मुंबई पहुंच रहे हैं। उन्हें रोकने का जो है पुलिस बंदोबस्त शुरू है। हालांकि नाकाबंदी की जा रही है। मराठा आरक्षण के जो मांग को लेकर जो मराठा मुंबई पहुंच रहे हैं उन्हें बाहर ही रोका जा रहा है। बिल्कुल सरजीत, और बताया जा रहा है कि मनोज जरांगे ने पानी भी पीना बंद कर दिया था। जिस तरह से उन्होंने भूख हड़ताल के आंदोलन किया था, लेकिन कल से उन्होंने पानी पीना बंद किया है। डॉक्टरों की टीम अभी वहां पे पहुंची है, जिनका वहां पे उनका चेकअप किया जा रहा है, लेकिन उन्होंने चेकअप करने से इनकार किया है और आरक्षण को लेकर डटे हुए हैं। उनका कहना है कि बीमार चाहे कितने बजे, लेकिन आरक्षण को लेकर ही आरक्षण की मांग पर अड़े रहेंगे, चाहे उन्हें मौत क्यों नहीं आ जाए, ऐसा उन्होंने किया है। लेकिन इस पे सरकार की तरफ से भी कई लोग वहां पे उनसे मिले हैं और इस पे आगे की चर्चाएं शुरू की जा रही है। ठीक है, नजर बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया सरजीत आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।